हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग रस के पार्ट 2 में श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार का देखेंगे, उसे समझेंगे परिभाषा सहित। तो आइए हम लोग देखते हैं कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है। रति का अर्थ होता है प्रेम। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना इत्यादि के बारे में वर्णन किया जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अस्थाई भाव क्या होता है, किसे कहते हैं, और मैं आपको फिर यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अस्थाई भाव जो है मनुष्य के हृदय में पहले से ही अर्थात जन्म से ही विद्यमान होता है और वो अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर वो उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमारे मन में प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, इस सब के भाव जो है पहले से ही विद्यमान रहते हैं और जब वैसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो वो भाव उभर कर सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नायक और नायिका के मन में पहले से ही क्या नाम है वो रति अर्थात प्रेम का भाव रहता है। किंतु जब यदि हम उस अपने अनुकूल किसी नायिका को अर्थात नायक को देखते हैं या फिर वैसे मौसम को देखते हैं, जैसे कि बसंत ऋतुओं को बसंत ऋतु को सारे ऋतुओं का राजा कहा गया है, उसी प्रकार श्रृंगार रस को भी क्या कहते हैं, सारे रसों का राजा कहा गया है। ये सबसे श्रेष्ठ रस है। तो हम लोग जो है किसी विशेष पक्षी को या फिर किसी विशेष मौसम को देखकर हमारे मन में देखकर, सुनकर या महसूस कर हमारे मन में जो प्रेम का भाव जागृत होता है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ इमेज यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप लोग देखिए कि जैसे बसंत का ये मौसम है, सरसों के फूल खिले हुए हैं। यहाँ पर नायिकाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा खुशी से प्रेम के वशीभूत होकर यहाँ पे क्या कहते हैं नृत्य कर रही हैं और ये यहाँ पर एक दूसरों से मिलकर गाने भी गा रही हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या कहते हैं राधा और कृष्ण का दिखाया गया है कि राधा और कृष्ण एकांत में एक दूसरे के साथ क्रीड़ाएं खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के रूठना मनाना, यही सब यहाँ पे हो रहा है। अर्थात प्रेम का वर्णन है। इन सभी इमेज में जो प्रेम को दिखाया गया है, प्रेम को दर्शाया गया है, तो सभी में श्रृंगार रस को देखा जा सकता है आसानी से। अर्थात प्रेम का भाव, रति का भाव देखा जा सकता है। तो हम लोग श्रृंगार रस की परिभाषा देखते हैं। रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से पुष्ट हो जाता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, रति अर्थात प्रेम नामक अस्थाई भाव जो हमारे मन में पहले से ही विद्यमान होते हैं, वही जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से पुष्ट हो जाता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को आसानी हो रही होगी पढ़ने में। तो रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से पुष्ट होता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात प्रेम की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वो होता है जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के मिलन का, संयोग का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार। और वियोग में वो होता है जबकि जहाँ पर नायक और नायिका अर्थात प्रेमी और प्रेमिका के वियोग अर्थात बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। हम लोग देखते हैं संयोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका के मिलन, मनोहर हंसी मजाक का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नायक नायिका को मिलते हुए दिखाया गया है और नायक नायिका अर्थात राधा कृष्ण को मिलते हुए दिखाया गया है। उनके ये यहाँ पे हंसी मजाक को दिखाया गया है। इस दृश्य में जो सेकंड वाला है इसमें देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में ये के प्रेम में ये लोग मग्न हुए हैं और इनको पूरी दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसा लग रहा है कि इन्हीं में पूरी दुनिया समाई हुई है
और काफ़ी जो है एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हैं। वैसे राधा और कृष्ण के बारे में तो आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो प्रेम का सबसे बढ़िया उदाहरण राधा कृष्ण का ही दिया जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने इन्हीं को दर्शाया है कि राधा और कृष्ण को देखकर हम लोग क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार को अर्थात प्रेम को काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण क्या कहते हैं, किसका उदाहरण हम लोग, संयोग श्रृंगार। संयोग अर्थात जहाँ पे मिलन का वर्णन होता है, नायक नायिका के मिलन का और हंसी मजाक का, अटखेलियाँ का, क्रीड़ाओं का वर्णन होता है, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। हम लोग उदाहरण देखते हैं फर्स्ट संयोग श्रृंगार का। कहत नटत रिझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन हुई सौ बात। यहाँ पर देखिए कि ये जो है बिहारी के दोहे हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि एक नायक और नायिका जो है भरे भवन में घर में है, वहाँ पर उनका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब विद्यमान है और वो एक दूसरे से, अपने बड़े बुजुर्ग के सामने एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे मर्यादा होती है, उनको हम तोड़ नहीं सकते। तो सबके सामने बात करने में उन्हें काफ़ी संकोच का अनुभव होता है। तो वो यहाँ पे इशारों में बात कर रहे हैं। तो कैसे बात कर रहे हैं, कहते हैं मतलब एक दूसरे से वो कहते हैं, तब तक दूसरा वो बोलता है मतलब इशारे में, अर्थात नटत, वो ना करता है। फिर वो जो है नायक जो है एकदम रीझ जाता है और फिर इस नायक को रीझते हुए देखकर नायिका एकदम खींच जाती है, मतलब उसको थोड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है और फिर उसके बाद उसके खींचने पर फिर ये दोनों मिलते हैं, सबके सामने नहीं मिलते हैं, बस वो इशारों में मिलने का संकेत होता है। फिर खिल जाते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं और जब खुश हो जाते हैं तो वो हंसने लगते हैं एक दूसरे को देख के। फिर वो शर्मा जाते हैं। वो इसलिए शर्मा जाते हैं कि सब लोग फैमिली में, कुटुंब में सब लोग बैठे हुए हैं आमने सामने, तो वहाँ पर सब कुछ इशारों में ही हो रहा है। तो ये सारी क्रीड़ाएं जब होने के बाद फिर वो लोग शर्मा जाते हैं। तो भरे भवन में करत है, नैनन हुई सो बात, अर्थात ये सारी क्रीड़ाएं जो है कहना, ना करना, फिर रीझना, खींचना, मिलना, खिलना और शर्माना, ये सब जो है नैनों से ही हो रहा है। नैन अर्थात आँखों से ही हो रहा है, सब इशारों में ही हो रहा है। तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो आप लोग जहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पे चित्र में भी ये दिखाया गया है कि यहाँ पे आँखों से ही लग रहा है कि आँखों से ही बातें हो रही हैं और कुछ भी मुंह से नहीं बोला जा रहा है, किंतु आँखों से और अपने हंसी से ही सारी बातों को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। सेकंड देखते हैं हम लोग। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। ये मीराबाई की कविता का है ये उदाहरण। वो कहते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। वो मीराबाई जो है कृष्ण को माधुर्य के रूप में, माधुर्य भाव के रूप में पूजती थी, अर्थात कृष्ण को पति के रूप में पूजती थी, कृष्ण से वो प्रेम करती थी। तो वो बोलती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अर्थात मेरे नैनों में, मेरे आँखों में, नैन का अर्थ होता है यहाँ पे आँख, नंद के लाल अर्थात नंद के लाल कृष्ण, बसों का अर्थ है बसना। तो कहती है कि मेरे आँखों में तो कृष्ण ही बसे हुए हैं मेरे पति के रूप में। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, उनका जो मुकुट है वो मोर है, उस पर सुशोभित होता है, और मकर की आकृति अर्थात मछली की आकृति का जो कुंडल पहने हुए हैं वो, और अरुण तिलक दिए भाल, और लाल रंग का जो अपने मस्तक पे तिलक लगाए हुए हैं। तो यही मेरे नैनन में नंद के लाल अर्थात कृष्ण के लाल का, कृष्ण का जो है वो चित्र अर्थात जो उनकी क्या कहते हैं, उनकी छाया, प्रतिबिंब हमारे हृदय में बसी हुई है। और ये कृष्ण को क्या कहते हैं, पति के रूप में पूजती थी। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी संयोग श्रृंगार का काफ़ी बढ़िया उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये भी मीराबाई की कविता है। यहाँ पर भी आप लोग देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है
कि वो क्या कहते हैं, एक मोर का पंख लिए हुए हैं मीराबाई और कृष्ण के बारे में सोच रही हैं, और वो एक कविता के रूप में अपनी पंक्तियों में ये कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर अर्थात गिर को धारण करने वाले, अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल अर्थात गो के पालक, अर्थात गायों को पालने वाले, और जाके सिर मोर मुकुट, और जिसके सर पर मोर का मुकुट रहता है वही मेरे पति हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देखा, आप देखिए कि ये संयोग श्रृंगार का ये पूरा उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया, और ये मीराबाई की पंक्ति है ये। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वियोग श्रृंगार को, जहाँ पर नायक नायिका के एक दूसरे से दूर होने पर विरह का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर दिखाया गया है आप लोग के चित्र में कि यहाँ पर जो नायिका है वो बहुत ही परेशान है, रो रही है, क्योंकि उसका प्रिय अर्थात कृष्ण जो है बिछड़ गया है, चला गया है, उससे दूर हो गया है। तो यहाँ पर नायिका उसके प्रेम में क्या कहते हैं, परेशान है, काफ़ी परेशान है और रो रही है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का ये दृश्य है। इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। वो नायिका जो है अपने प्रियतम अर्थात अपने पति को खोजते हुए खूब इधर उधर भटक रही है, और वो अंत में थक चुकी है, और थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई है, और वो पूछ रही है कि अरे बता दो, अर्थात वो गांव वालों से पूछ रही है कि कोई तो मुझे बता दो कि मेरा प्रवासी कहाँ है, कहाँ है। और प्रवासी का अर्थ होता है कि जो दूसरे देश में वास करता है, जो निवास करता है, वो कहाँ है, मेरा प्रवासी कहाँ है। उसी बावले से, अर्थात उसको कहती है कि उसी बावले से मिलने को मैं इधर उधर फेरे डाल रही हूँ, इधर उधर जा रही हूँ, इधर उधर चल रही हूँ। तो यहाँ पर वो अपने प्रेमी को ढूंढ रही है और उसके वियोग में काफ़ी परेशान है, वो रो रही है, और पूरे गांव वालों से और दुनिया वालों से सबसे पूछती है कि कहाँ है मेरा वो प्रवासी, मुझे उसका पता बता दो। और उसी के चक्कर में, उसी से मिलने के लिए मैं इधर उधर भटक रही हूँ, इधर उधर फेरा डाल रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ये उस समय का दृश्य है जब सीता माता को रावण हरण करके ले जाता है, और जब राम अपनी कुटिया में आते हैं और सीता को नहीं देखते हैं, तो वो पागलों की भांति पूरे वन में भटकते फिरते हैं, और वहाँ के जो क्या कहते हैं पशु पक्षी और पेड़ों से पूछते हैं कि हे खग, हे मृग, खग अर्थात पक्षी, मृग अर्थात जो हिरण है, हे मधुकर अर्थात जो वो मधुकर भौरा, तुमने कहीं देखा है मृग के समान नैनों वाली सीता को। ठीक है, हे खग, हे मृग, हे मधुकर, तुमने कहीं देखा है सीता मृग नैनी, अर्थात मृग अर्थात हिरण के समान नैनों वाली सीता को तुमने कहीं देखा है। वो काफ़ी उनके वियोग में परेशान से हो गए हैं, और उसी परेशानी में रोते हुए वो पूरे क्या कहते हैं पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को किसी ने देखा है। तो ये भी वियोग श्रृंगार का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और आप लोगों को ये श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थैंक